नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने 2025 के सेट 5 के जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इनमें दो दो पार्ट करके रहता है अथवा कोई एक ही ऑप्शन करना होता है। तो 4 क्वेश्चन टोटल बनेंगे और 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से देखिए, इनको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर समझाते हुए स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की समतल कुंडली 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 20 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या है? तो पहले ये थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं। थ्योरेटिकल का ये भी न्यूमेरिकल ही है, डेरिवेशन है उसमें, और ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल पार्ट है। शुरू करते हैं। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण, ये दोनों टॉपिक हमें समझना है। स्वप्रेरण, सबसे पहले स्वप्रेरण और देखेंगे, फिर स्वप्रेरण गुणांक कहाँ से आएगा। जैसे मान लीजिए एक कॉइल है आपके पास, कुंडली, एक कुंडली है, इसमें इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है आई। जब इस धारा में हम परिवर्तन करेंगे, तो हम चेंज करें, मान लो परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा। देखो, करंट फ्लो होने से क्या होता है, अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के क्षेत्रफल से पास हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स बनता है ओवरऑल। और चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है, और अगर हम धारा को परिवर्तन करें, धारा में परिवर्तन करें, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। और फैराडे के दोनों नियम आपने पढ़ चुके होंगे अभी तक। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो वहां पे प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर बंद परिपथ हो तो, ये कॉइल कुंडली पहले से दिया है तो बंद परिपथ ही है, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगा, अगर किसी, देखो आप पहले डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, समझ में आ गया होगा कि अगर कोई कुंडली है हमारे पास, उसमें धारा में परिवर्तन किया जाए तो ओवरऑल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ये इसको लिख लीजिए। और एक लाइन लिखना चाहे तो जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा क्या होगी, जो चुंबकीय जो धारा परिवर्तन है इसमें, मतलब जिस कारण से उत्पन्न हो रही है, लेंज का नियम पढ़ा होगा ना, जिस कारण से, किस कारण से उत्पन्न हो रही है, आई में परिवर्तन। अभी मान लीजिए मैं इसको बढ़ा रहे हैं, लिख दे रहा हूं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन में दोनों हो सकता है, बढ़ा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो अभी मैंने क्या मान लिया, बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाने के लिए जो प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न होगी, तो इस बढ़ती हुई धारा का विरोध करेगी, तो इसलिए जो प्रेरित धारा होगी वो इस दिशा में उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा। ठीक है, आप एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, क्लियर। आप चाहें तो लिख लें इसको, आराम से धीरे धीरे करके लिख लीजिए। यदि किसी कुंडली से संबंधित प्रवाहित धारा में हम परिवर्तन करें, तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं, और प्रेरित धारा की दिशा धारा परिवर्तन या फिर फ्लक्स परिवर्तन के कारण का विरोध करती है। अगर धारा बढ़ रही है तो धारा घटाने की कोशिश करेगी, मतलब उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा प्रेरित धारा, और अगर घट रही है तो उसको सपोर्ट करेगी, मतलब उसी दिशा में। ठीक है, तो ये हो गया स्वप्रेरण। अब इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम फ्लक्स की बात करें, तो जो टोटल, देखो एक कुंडली मतलब एक होता तो हम फाई बराबर लिखते, जो कई सारी यहाँ पे कॉइल बन रही है, कुंडली है, तो उसमें हम टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा, आई के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो आई हम बढ़ा रहे हैं, आई बढ़ाने पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। जितना ज्यादा धारा प्रवाहित होगा, म्यू नॉट एन आई पढ़ा है ना परिनालिका में। तो आई बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स किसके है, समानुपाती है धारा के। और यहाँ पे जब हम समानुपाती को हटा के बराबर लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम एल से लिखते हैं। इसी एल को बोला जाता है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, भाई परिभाषा नहीं दिया हमने, बस बताया कि एल है क्या, टोटल फ्लक्स। अगर देखो एन फेरे हैं इसमें, इसमें मान लो एन फेरे हैं, तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप चाहो तो एन एल आई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, स्वप्रेरण गुणांक की भी परिभाषा देनी है तो यही दे देते हैं, फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक देखते हैं। तो अगर हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात करें, फैराडे के नियम से पता होगा, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, टोटल फ्लक्स ले लेते हैं यहाँ पे। और अगर हम मॉड वैल्यू ले लें, चलो अभी माइनस रहने दो, डी फाई टी, टोटल क्या हो जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, एन और एल बाहर आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे एन एल आई करेंगे,
एल क्या है? प्रेरण स्वप्रेरण गुणांक। कुंडली फिक्स है तो स्वप्रेरण गुणांक एक कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू आया है ना, यहाँ पे कांस्टेंट ही तो लगाया है। और फेरों की संख्या भी फिक्स है, तो एन एल माइनस एन एल बाहर आ गए, बचेगा डी आई बाई डी टी। ठीक है। अब अगर हम मॉड ई ले लें, इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण ले लें, तो चिन्ह हटा देंगे, चाहो तो इसको लिख लो, एन एल डी आई बाई डी टी। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एल चाहिए, तो अपरेण गुणांक हम निकालना चाहते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा? एन और डी आई बाई डी टी इधर आ जाएगा। अभी एक फेरे के लिए कैलकुलेट करें, तो एक फेरे के लिए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे रहने दो। और यहाँ पे जो हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल करेंगे, एक फेरे के लिए कैलकुलेट करें, तो एन की वैल्यू हटा दो, एक रख दो। ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको जितने फेरे दिए जाएंगे वहां पे एन की वैल्यू हम रख लेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें तो प्रेरण गुणांक की परिभाषा हम बताना चाह रहे हैं, इसलिए जो है एक फेरा ले लें। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? मॉड ई अपान मॉड डी आई बाई। अगर हम जो कुंडली में डी आई बाई डी टी बताता क्या है, मैं ध्यान से देखो, धारा परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। डी आई बाई डी टी का मतलब क्या हुआ? धारा परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। अगर डी आई बाई डी टी हम डी आई बाई डी टी बराबर 1 एम्पियर पर सेकंड ले लें, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, ये क्या है? यदि डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर प्रति सेकंड ले लें, तो यहाँ पे एक रख देंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा? एल बराबर ई हो जाएगा। अब यहाँ से जो है आपकी परिभाषा बनेगी स्वप्रेरण गुणांक की। क्या किया हमने? पहले हमने फ्लक्स निकाल के ई बराबर माइनस डी फाइव, फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ा होगा आपने, तो उसमें जो है फ्लक्स की वैल्यू रख दी है, बस कैलकुलेशन किया है। कैसे किया गया? बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो है हम स्वप्रेरण गुणांक मतलब एल की परिभाषा देंगे, जो परिभाषा लिखने को कहा ना क्वेश्चन में, आगे स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्य गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा क्या बनेगी कि यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल को ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। यहीं से आप लिख लेंगे जो मैंने बोला, इसको इसके बाद लिखना होगा आपको। अब दूसरे पे आ जाते हैं हम, अन्योन्य प्रेरण को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण, यही कॉन्सेप्ट जो है ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो अन्योन्य प्रेरण क्या है? इसमें दो कुंडलियां बिल्कुल पास पास रखी जाती हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको हम प्राथमिक कुंडली बोल देते हैं, प्राइमरी, और इसको सेकेंडरी। ठीक है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखो, धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है, और अगर इसमें हम धारा परिवर्तन, क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र हम मान के चलते हैं यहाँ से भी पास हो रहा है। ऐसे तो होता नहीं सिर्फ वहीं पे होता है, देखा होगा प्रणालिका में कुछ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से इस दूसरी वाली कुंडली से भी पास होता है। तो अगर दूसरी वाली कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, और अगर हम धारा में परिवर्तन करें तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो इसकी परिभाषा लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? अब मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। यदि दो कुंडलियों को बिल्कुल समीप रखा जाए, पास पास रखा जाए, तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन किया जाए, तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक कुंडली में जो करंट बन रहा है ना, उसको हम आई एस से लिख दे रहे हैं। फिर वही सेम चीज, अगर हम करंट बढ़ा रहे होंगे, तो ये करंट अपोज करेगा, ये प्रेरित धारा हो जाएगी इसमें, इधर प्रेरित। ठीक है। तो जो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जो द्वितीय कुंडली में, फाई एस, एस मतलब सेकेंडरी, द्वितीय की बात करें, क्योंकि प्रेरित धारा किसमें उत्पन्न हो रही है? इसमें द्वितीयक में, तो द्वितीयक का फ्लक्स देखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आई पी, यहाँ पे आई एस नहीं, आई पी प्राइमरी करंट, प्राइमरी कुंडली में जो आई पी के, तो फाई एस जो है बराबर होगा, तो कांस्टेंट आता है यहाँ पे एम। इसी एम को हम क्या बोलते हैं? एम को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक। हम इसके लिए हम फिर से वही द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, तो फैराडे का नियम लगाएंगे, माइनस
डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू रख देंगे तो माइनस एम आई पी, एम बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो डी आई पी बाई एम बराबर मॉड ले लो, ठीक है, मॉड ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट, एम बराबर मॉड ई, माइनस हट जाएगा बस मॉड लेने से, ई अपॉन डी आई पी बाई डी टी। फिर से वही काम करेंगे, यदि यहाँ पे दिख रहा है, यदि डी आई पी बाई डी टी बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लें, एम्पियर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, एम बराबर ई के बराबर है, यहाँ पे 1 रख देंगे तो एम बराबर मॉड ई, यानी कि उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल दिख रहा है ना। अब यहाँ से जैसे इसकी परिभाषा लिखा था वैसे इसकी परिभाषा, बस परिभाषा में क्या ध्यान देना है, क्योंकि दो कुंडलियां हैं तो प्राथमिक द्वितीयक का हमें ध्यान रखना होगा। प्राथमिक कैसे परिभाषा बनेगा, यदि प्राथमिक कुंडली में होने वाली धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न यहाँ पे प्रेरित वैद्युत वाहक बल को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ये बस इतना लिख लीजिए। तो ये दोनों आपकी जो डेफिनेशन पहले थे, दोनों में अंतर भी पता चल गया, साथ में कर दिया हमने, बिल्कुल हेडिंग लगा के आप कर देंगे इसको। अब जो है न्यूमेरिकल वाला पार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल वाला पार्ट करने के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, रफ कर देते हैं पहले। इतना रफ कर दूं, तो कह रहा है 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की समतल कुंडली, एक क्वाइल है, कुंडली है, जिसमें चुंबकीय छेद दिया है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और उसको घूम रहा है, कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग दिया है 20 रेडियन पर सेकेंड। तो कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो अगर आपने एसी जनरेटर, एसी जनित्र का डेरिवेशन किया होगा, सिर्फ अपने फिगर बना के वो सब नहीं किया होगा, अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक फार्मूला आया होगा, क्योंकि मैं उसका डेरिवेशन यहाँ करूंगा तो फिर बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर का है, इतना बड़ा तो यही हो गया, छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो फार्मूला क्या होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो होता है कुंडली में, वो होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। नहीं पढ़ा है तो इसको नोट कर लीजिए। एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, तो सिर्फ एक ही कुंडली है समतल कुंडली, क्योंकि फेरों की संख्या नहीं दी गई है तो हम कुंडली फेरों की संख्या एक ही मानेंगे ना। चुंबकीय छेद दिया है आपको, क्षेत्रफल दिया है, ओमेगा दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो इसको हम किसमें करेंगे, मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो 100 के स्क्वायर से भाग करेंगे, मतलब 10 की घात 4 से भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो 10,000 हो जाएगा। 100/10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल लिया। अब ओमेगा तो दिया ही है 20 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में है। यही पूछ रहा है अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अधिकतम का मतलब क्या है, अधिकतम वैल्यू कब होगी, ये साइन थीटा बदल सकता है, जब घूमेगा तो थीटा बदलेगा, कुंडली जब घूमेगी तो थीटा बदलेगी, तो अधिकतम कितना हो जाता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ पे अधिकतम पूछ रहा है तो साइन ओमेगा टी बराबर क्या रख देंगे, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 रख देंगे। ई बराबर एन की जगह पे 1, बी की जगह पे कितना है, चुंबकीय छेद दिया 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, और ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी, 20, 20 हो गया, और साइन ओमेगा टी की यहाँ पे 1। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 × 1 2 ही हो गया, 20 दूनी 40, 40 × 10 की घात -2, ये वोल्ट में आएगा ना, वोल्ट, 10 की घात -2 है, तो चाहे 100 से भाग कर दो, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.40 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला पार्ट, ये भी 5 नंबर का है। कह रहा है वैद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए, दिए गए मीटर क्षेत्र में संतुलन बिंदु डी पर प्राप्त होता है।
प्रतिरोध S के समांतर 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर संतुलन बिंदु D डैश पर खिसक जाता है। प्रतिरोध R एवं S का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वैद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम 1-2 बार पहले भी करा चुका हूँ और आपको अगर करना है तो आप अपने क्वेश्चन बैंक या नोट्स का यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन नहीं याद है किस सेट में था, लेकिन 2 बार कम से कम करा चुका हूँ। तो अगर आपको करना है तो मैं बोल देता हूँ, 2 नियम होते हैं। एक पहला नियम क्या होता है, धारा का नियम बोलते हैं उसे, फर्स्ट लॉ। संधि का नियम बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या होता है, किसी संधि पर आने वाली तथा वहां संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये प्रथम नियम होता है। फिगर वगैरह बना दीजिएगा, जैसा कि एक बार नोट से करें। वैसे अगर शुरू से करते हुए आ रहे हैं आप, तो कम से कम 2 बार तो कर ही चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और कई बार पूछा जाता है किरचॉफ का नियम, तो अब तक तैयार हो जाना चाहिए। और द्वितीय नियम क्या होता है, वोल्टता का नियम। इसमें क्या होता है, किसी बंद परिपथ में होने वाले कुल विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है? तो दोनों एक बार कर लीजिएगा। मैं ये मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपसे। क्या कह रहा है, दिए गए मीटर क्षेत्र में संतुलन बिंदु डी पर प्राप्त होता है। प्रतिरोध एस के समांतर 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर संतुलन बिंदु डी डैश पर। तो अगर मीटर ब्रिज आप पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करना है हमें। तो क्या होता है, यहाँ का प्रतिरोध अपान जो ये दूरी है, इसके लिए पहले क्या होता है, जब 12 ओम नहीं जुड़ा है तो डी पर प्राप्त हो रहा है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ का प्रतिरोध अपान ये डिस्टेंस और यहाँ का प्रतिरोध अपान ये डिस्टेंस। तो अगर ये 34 है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 100 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर ना। तो पता होगा, मीटर ब्रिज पढ़ के आएंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में मीटर ब्रिज पढ़ाने वाला नहीं हूँ। वो पढ़ाने में लगभग 1 घंटे लग जाएंगे पूरा डिटेल में अगर पढ़ेंगे। तो सिर्फ हमें क्वेश्चन करना है। तो ये 34 है, पूरा 100 सेंटीमीटर का 34 से 40, 66 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो फार्मूला कैसे बनता है, हम जो भी आपने रटा हो, आर अपान 34 ये बराबर हो जाता है एस अपान 65। एस अपान 65, ये एस से ध्यान रखना। आर बराबर यहाँ से निकालेंगे अगर हम, यहीं पे कर दे रहे हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा, 34 इधर चला जाएगा ऊपर, 34/66 एस। 2 से चाहो तो काट दो, 36 लिख दिया मैंने, 34 है। 2 से काटोगे तो 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 33 यहाँ पे हो जाएगा। तो 17/33 ये हो जाएगा आर। आर बराबर 17/33 एस। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो इसको। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर हम आर के समांतर, किसके समांतर बोल रहा है, एस के समांतर, एस के समांतर यहाँ पर अगर हम 12 ओम का प्रतिरोध लगा दें तो संतुलन बिंदु क्या होता है, डी डैश पर, मतलब यहाँ पे ये है डी डैश, यहाँ खिसक जाता है, 52 सेंटीमीटर पे हो जाता है। तो अगर ये हम क्या करेंगे, समांतर में लगाएंगे तो यहाँ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, जब समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध जुड़े हैं तो कैसे निकालते हैं उनका, दोनों ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 गुणे एस अपान 12 प्लस एस, ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम एस अपान लिखते हैं ना, एस की जगह पर ये दोनों प्रतिरोध है तो इनका तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, 12 गुणे एस 12 प्लस एस। तो लिखेंगे आर बटे 52। डी डैश पर संतुलन बिंदु हो चुका है, 34 नहीं लेंगे, अब डी डैश वाला देंगे। तो आर बटे 52 बराबर, या फिर यहाँ पे हम लिख देना कि एस के समांतर 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर, प्रतिरोध जोड़ने पर क्या हो जाएगा, आर अपान 52, आर अपान 52 और 52 ये हो गया है तो ये कितना बचेगा, 52 8 60, तो 48 बच जाएगा ये, बराबर ये वाला प्रतिरोध। तो ये कितना है, 12 गुणे एस अपॉन 12 प्लस एस इंटू कितना हो जाएगा, अपॉन 48 होगा ना। तो ये देखो बटे 48 करोगे तो ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा, इतना मैथ आपको आता होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 12 1 के 12, 12 चौके 48, 4 से 52 कट जाएगा, 4 1 के 4, 13 चौके 52, तो ओवरऑल क्या बचेगा, आर बटे 13 बराबर, आर बटे 13 बराबर यहाँ पे क्या बचा है, एस बचा है, एस और ये सब पूरा कट चुका है। तो आर बटे 12 प्लस एस बटे 12 प्लस एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब दो दो समीकरण है हमारे पास, दो वेरिएबल हैं,
आर और एस दोनों को सॉल्व करना है, दोनों समीकरण बस। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप आर की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे रख दो, एस की वैल्यू मत रखना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सोल्यूशन। वो भी वैसे सॉल्व तब भी होगा क्योंकि यहाँ पे एस दो जगह पे है, यहाँ भी है, यहाँ रखोगे तो फिर आपको सॉल्व ज़्यादा करना बेहतर है। आर की वैल्यू यहाँ पे, आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 17/33 एस, 17/33 एस, और नीचे बटे 13 है, बटे 13 करोगे तो 13 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, बराबर S/12 प्लस एस, एस से एस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो, 12 × 17 करो, 17 को इसमें 12 प्लस एस का इसमें करो, और 35 × 13 तो इधर चला ही जाएगा। तो 12 × 12 = 84, और 12 × 1 = 12 × 8 = 20, 204 हो गया, और प्लस 17s बराबर 35 × 13, 13×3 = 39, और 13×3 = 39, 3 = 42, ये होगा। 17s बराबर क्या हो जाएगा? 429 माइनस 204, 204 इधर जाएगा, तो 429 माइनस 204 कितना हो जाएगा ये? 225 बचेगा। ये 17, 175 मत समझ लेना, 17 × S है ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 204, 225 बचेगा, 429 में से 204 घटाएंगे तो 225। एस बराबर क्या हो जाएगा? 225/17, इसको डिवाइड कर लीजिए आप। 225/17 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 17 × 1 = 17, 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, 17×34, 17×3 = 51। तो यहाँ पे 17×1 = 17, और 5 बचा, 55 हो गया, 17×3 = 51, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा, 17×2 = 34, फिर 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 17×3 = 51, बस इतना कर दीजिए। प्रतिरोध है तो ओम। अगर एक ये पता चल गया आपको, एस पता चल गया 13.23 ओम, तो पहले समीकरण में एस की वैल्यू रखिए और सॉल्व कर लीजिए आर के लिए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 17/33 × 13.23 ओम। थोड़ा सा काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप सॉल्व करिए आप, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करिए, बस कुछ करना नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करो या फिर पहले इसमें डिवाइड कर दो, 2 जीरो बढ़ा के, दशमलव हटा के, जैसे भी करना हो आपको करके सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठोसों में ऊर्जा बैंड आरेख के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालक की में अंतर की व्याख्या कीजिए, और शुद्ध अर्धचालकों में डोपिंग की क्या आवश्यकता है। उसके बाद ये छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है, दिए गए परिपथ में आदर्श डायोड D1 एवं D2 में धारा का मान लिखिए, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये मैं 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और मैं अगर आपको अभी तक आपने नहीं किया है तो आप चले जाइएगा 2025 के सेट 1 प्लेलिस्ट, क्लास 12 वाली प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो जो 2025 के सेट 1 का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 का घा वाला पार्ट में ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको कुछ नहीं करना, बस प्लेलिस्ट में जाके 2025 में पहली वीडियो यही है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाना है। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद का पार्ट मैं करा देता हूँ, ये वाला आप कर लीजिएगा। आरेख के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालक में अंतर की व्याख्या कीजिए। अब ये कह रहा है शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की क्या आवश्यकता है। तो अगर आपने ये चैप्टर सेमीकंडक्टर अर्धचालक वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, उसमें उसकी चालकता जो है बहुत कम होती है, यानी कि उसमें धारा बहुत कम, धारा और आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। रूम टेम्परेचर पर तो बिल्कुल लगभग जीरो धारा होती है। उसमें किया क्या जाता है, जैसे सिलिकॉन है, उसमें हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई अशुद्धि, कोई अलग से, जैसे सिलिकॉन है उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिला है, तो उसी को हम डोपिंग कहते हैं, अशुद्धि मिलाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो डोपिंग की आवश्यकता क्या होती है? डोपिंग मिलाने से जो है, डोपिंग करने से, मिलाने से क्या, डोपिंग का मतलब ही होता है मिलाना। डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है, बस यही आपको लिखना है। डोपिंग की आवश्यकता क्या होनी होती है? अर्धचालक में डोपिंग करने से चालकता में वृद्धि हो जाती है। चालकता का मतलब क्या है? बाकी आगे आप चालकता अगर समझते हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। चालकता में वृद्धि हो जाती है,
मतलब जो रूम टेम्परेचर पर जो धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो रही थी अर्धचालक में, अब आसानी से धारा प्रवाहित होने लगी कि, और अगर लिखना चाहें तो इसके पहले लिख दीजिएगा कि डोपिंग करने से आवेश वाहक की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आवेश वाहक में क्या होता है, जैसे नॉर्मली जो चालक होते हैं उसमें आवेश वाहक सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है, दो तरह के अर्धचालक होते हैं, इसमें एक को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एक को कोटर। डोपिंग करने से क्या हुआ, आगे लिखना है, डोपिंग करने से आवेश वाहक की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आवेश वाहक की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये आप लिख लीजिएगा, वृद्धि हो, ठीक है। आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं, अर्धचालक में दो आवेश वाहक होते हैं, एक को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये पहला हो गया, और दूसरा होता है कोटर, दूसरे को हम बोलते हैं कोटर, होल्स। इसको हम प्लस से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा डोपिंग की आवश्यकता। अब जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट बहुत सिंपल सा है, आपको डायोड वगैरह देख के घबराना नहीं है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए परिपथ में आदर्श डायोड में D1 तथा D2 में धारा का मान ज्ञात है। अगर डायोड का मतलब समझते हैं तो ये बहुत आसान होगा। देखो ये बैटरी, ये प्लस वाला सिरा है, ये माइनस वाला। अगर डायोड D1, डायोड में ये P होता है, ये N, दो अभिनत होते थे डायोड में। अगर हम P वाले को प्लस से जोड़ते हैं और N वाले को माइनस से, तो उसे हम बोलते हैं अग्र अभिनत, मतलब धारा प्रवाहित होती है। अगर P वाले को माइनस से जोड़ दें और N वाले को प्लस से जोड़ दें, ध्यान से सुनिएगा, P वाले को माइनस से और N वाले को प्लस से, तो इसको हम बोलते हैं पश्च अभिनत, फॉरवर्ड बाय रिवर्स बायस। तो उस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होती। डायोड का काम ही होता है सिर्फ एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने देना। अगर P से N की तरफ धारा जाएगी तो ये प्रवाहित धारा को जाने देगा, और अगर N से P की तरफ जाएगी धारा तो धारा को रोक देगा। तो यहाँ से देखो ये प्लस वाले से धारा निकलती है, तो I यहाँ से ऐसे जाएगी। अब अगर मान लो इधर कुछ धारा जानी चाहिए, तो ये तो N से P में जा रहा है, तो ये धारा को नहीं जाने देगा, कोई भी धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी। तो चाहे ये ब्रांच लगी रहने दो या निकाल दो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बचा क्या, ये हट गया, तो सारी धारा जो है आई धारा निकली पूरा। अब इसमें P से N की तरफ जा रही है, तो इसमें जाने देगा ये। जब N से P की तरफ जाती है तो धारा को ब्लॉक कर देता है, डायोड का यही काम होता है। और जब P से N की तरफ जाएगी तो धारा चली जाएगी। अब धारा, यहाँ पे आई धारा गई, तो एक ही प्रतिरोध बचा है, अब ये प्रतिरोध का कोई मतलब है नहीं। तो V I बराबर ओम के नियम से आप लगा दो, I इक्वल टू V बटे R। V दिया है 2 वोल्ट, R दिया है 10 ओम। कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 10 हो गया 0.2 एम्पियर। ये आपका आंसर है। कितनी धारा प्रवाहित होगी, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है, तो धारा कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ये वाला डायोड किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये भी है। किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश अपवर्तन का सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2 व्युत्पन्न कीजिए, इनका इसका डेरिवेशन करना। या भी दर्शाइए कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र गोलीय पृष्ठ के लिए क्या होता है, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n2 माइनस n1/r। यहाँ पे n2 और n1 का मतलब समझ लेना, तभी आगे जो है हम ये पतले लेंस के लिए संबंध में यूज कर पाएंगे सही से, तो गलती होने के चांस बढ़ जाए। n2 क्या है, n2 वह होता है जिस माध्यम में n2 n1 पहली बात तो अपवर्तनांक है माध्यम के, इतना तो पता ही होगा, इतना बताने की जरूरत नहीं है। n2 किस माध्यम का अपवर्तनांक है, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण अगर कहीं पे भी अपवर्तन हो रहा है। अब ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए वायु है और लेंस है, तो एक बार वायु से लेंस में जाती है प्रकाश की किरण, फिर लेंस से जब बाहर निकलती है तो हम बोलते हैं लेंस से वायु में जा रही है। तो n2 n1 वहां पे जो है मैटर करता है कि n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करे, जिस माध्यम में
प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अपने लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा, जैसे भी लिखना चाहें आप। प्रवेश कर रहा है। और दूसरा N1 क्या है? जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रहा है, जैसे मान लीजिए लेंस में जा रहा है और वायु से आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? N2 लेंस का हो जाएगा और वायु का हो जाएगा N1। N1 जिस माध्यम माध्यम से प्रकाश आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पतले लेंस के लिए संबंध स्थापित करना है, तो पतला लेंस आप कोई भी ले सकते हैं। आप बेहतर होगा उत्तल लेंस से करें तो थोड़ा सा डायग्राम बनाने में यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं। डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, है ना? अच्छा बनाया क्या? एक मिनट, डायग्राम सही से। ये हो गया आपका उत्तल लेंस और ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जो वक्रता त्रिज्या है R1 बोल दो, तो R2 बोल दो। ठीक है। लेंस का अपवर्तनांक हम बोलेंगे N2 और इसके आसपास जो भी माध्यम है वायु है आप मान लो N1। ठीक है। अगर N-1 लिखा है तो वो वायु मान के ही किया गया है, तभी वहां पे वायु आएगा। अभी बाद में कर देंगे। चलो, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई, इससे प्रकाश की किरण गई है ऐसे। यहाँ पे वक्रता केंद्र है, चलो C1 बोल दे रहे हैं, और यहाँ पे एक वक्रता केंद्र है C2 बोल दे रहे हैं। तो क्या होगा? यहाँ से अपवर्तन होगा। N1 से N2 में जा रहा है प्रकाश की किरण, यहाँ पे अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ से अभिलंब बनाते हैं। अगर ये लेंस ना होता तो ऐसे सीधे चला जाता। और विरल से सघन में, वायु से ग्लास में कांच में जा रहा है, तो विरल से सघन में जब जाता है तो अभिलंब की तरफ मुड़ता है। तो ऐसे थोड़ा सा मुड़ के वो कहाँ चला जाएगा? ऐसे मान लीजिए यहाँ पे चला जाता। अभी तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ बनता। इसको हम आई डैश बोलते हैं और ये कहाँ बनना है? वी डैश पे। ध्यान से देखिए, ये आई डैश। अभी यहाँ भी अपवर्तन होगा, फाइनल प्रतिबिंब कहीं पे आगे ही आके बनेगा। अब यहाँ से जो अपवर्तन होता है, अब देखो अगर फिगर नहीं समझ में तो आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे कुछ है नहीं। यहाँ पे अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब की अब क्या हो रहा है? सघन माध्यम से विरल में जा रहा है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ता है, थोड़ा सा अंदर आएगा। कुल मिला के फाइनल प्रतिबिंब जो है आपका यहीं कहीं पे बनेगा। ठीक है। ये फाइनल प्रतिबिंब हो जाएगा वी आई, और इसको हम बोलेंगे आई डैश, वी डैश, वी बोलेंगे वी। देखो सिंपल है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, वस्तु रखी है, इसमें दो प्रतिबिंब क्यों बनाए? अंतिम प्रतिबिंब तो यही बन रहा है, मेन प्रतिबिंब यही बन रहा है आई। लेकिन पहले वाले से अगर प्रतिबिंब बनता तो यहाँ पे बनता, क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत दूसरे वाले पे पड़ेगी हमें। इसको हम फर्स्ट सतह, प्रथम सतह बोल दे रहे हैं। दो सतहों से अपवर्तन हो रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका सेकेंड सतह। ठीक है, समझ आ गया? बस यहाँ पे दोनों जगह पे यही वाला फार्मूला, यानी कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला लगाना है। प्रथम सतह पर लगाएंगे, प्रथम सतह पर। अब ध्यान से देखो, वहां से जा रहा है N2 अपान क्या करते हैं? V मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो अगर यहाँ ये सरफेस से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ पे बनता, तो ये V डैश लेंगे। अंतिम प्रतिबिंब भले ही मिल रहा है यहाँ पे V पर बन रहा है, लेकिन पहली सतह का प्रतिबिंब कहाँ बनता? बन नहीं रहा है, यहाँ पे बनता इमेजिनरी, ऐसे हम सोच रहे हैं। अगर ये पृष्ठ न होता, यहाँ पूरा ग्लास ही होता, तो ये प्रतिबिंब आकर यहाँ बनता। तो N2 बाई V डैश माइनस N1 बाई U, ये दूरी हो जाएगी U, वस्तु की दूरी, माइनस N1 बाई U बराबर क्या? N2 माइनस N1 अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा? ये पहली की वक्रता त्रिज्या R1, R होता है तो R1। द्वितीय सतह, इसको समीकरण एक बोलते हैं। द्वितीय सतह पर, द्वितीय, हालांकि ये भी एक बार आ चुका है, फिर से करा दे रहे हैं। द्वितीय सतह पर क्या हो गया? देखो ध्यान से, N2 से N1 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आता है? N2 क्या था? यहाँ पे कौन सा अपवर्तनांक लिखते हैं हम? जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है, तो कहाँ पे जा रहा है? वायु में जा रहा है ना, वायु का अपवर्तनांक हमने N1 बोला है।
तो n1 अपान हो जाएगा, यहाँ से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये फाइनली v पे बन रहा है, n1 अपान v माइनस दूसरा जिस माध्यम से आ रहा है, किस माध्यम से, अंदर से आ रहा है, n2 में से आ रहा है इस सतह के लिए, दूसरे वाली सतह के लिए ध्यान से देखना, दूसरे वाली सतह के लिए n2 से जा रहा है, n1 में जा रहा है, तो n2 अपॉन यहाँ से होती है वस्तु की दूरी। अब वस्तु यहीं पे सोचना है आपको, देखो ध्यान से देखना, वस्तु की दूरी गलती से u मत लिख देना इसमें, क्योंकि वस्तु इस वाली सतह के लिए जो इस सतह से प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, v डैश पे, तो दूसरे सतह के लिए ध्यान से सुनना, दूसरे सतह के लिए वस्तु की दूरी पहली वाली सतह का प्रतिबिंब होगा, इसीलिए हमने इसको बनाया था, v डैश बराबर n2 माइनस n1 होता है, यहाँ का माइनस यहाँ का, तो यहाँ पे क्या है, n1 माइनस n2 हो जाएगा, n1 माइनस n2 बटे दूसरी वाली सतह का वक्रता त्रिज्या r2 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 जोड़ दो तो n2 बाई वी डैश और n2 बाई वी डैश माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, समीकरण 1 प्लस 2 बाएं पक्ष में जोड़ेंगे, n2 बाई वी डैश माइनस n2 बाई वी डैश, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, n1 बाई वी, या फिर दोनों में देखो ध्यान से, n1 इसमें भी है, n1 इसमें भी है, n1 बाई वी माइनस n1 बाई यू होगा, तो n1 कॉमन ले रहा हूँ पहले से ही, तो क्या बचेगा, 1 बाई वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर, इन दोनों को जोड़ना है, n2 माइनस n1 बाई r1, यहाँ पे क्या है, n1 माइनस n2 है, तो एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी n2 माइनस n1 हो जाए, माइनस बाहर निकालोगे तो ये वाला तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बाहर निकाल ले रहे हैं, वैसे जोड़ना था लेकिन हमने क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है, इसलिए यहाँ माइनस लगा रहे हैं, और ये यहाँ हो जाएगा n2, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, n2 माइनस n1, माइनस कॉमन लेना आना चाहिए, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, माइनस से डिवाइड करते हैं, इसमें भी माइनस से, माइनस वन से, इसमें भी माइनस वन से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है n2 वाला, और n1 के नीचे आता है माइनस, तो n2 वाला प्लस n1 वाला माइनस, अब दोनों में से क्यों किया हमने, अब n2 माइनस n1 यहाँ है, n2 माइनस n1 यहाँ है, दोनों को n2 माइनस n1 कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखना, n1 को इधर ले जाएंगे, लेकिन पहले इसको लिख रहे हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1, जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे और ये n1 नीचे यहाँ चला जाए, इधर डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, n1 को इधर ले गए, यहाँ पे बचा क्या, n2 माइनस n1 जब कॉमन ले लिया है, देखो एक दो स्टेप मैंने जल्दी किया है थोड़ा सा, लेकिन इतनी बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है कि समझ में ना आए, अब बार बार वही चीज लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक दिख रहा है, एक स्टेप और लिख, अब अगर ये वायु है, जो यहाँ पे 1 किया गया है ना, 1 तभी आएगा जब हम इसके लेंस के आसपास का माध्यम वायु ले लेंगे, तो वायु के लिए यदि लेंस वायु में रखा है, यदि लेंस वायु में रखा है, वायु में रखा है, तो n1 बराबर 1 होता है, तो n1 की जगह पे वो 1 रखिए, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर, दिख रहा है यहाँ पे, n2 माइनस, ये 1 हो जाएगा, n2 माइनस 1 अपान 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, अभी f नहीं आया, ध्यान से देखना इसको, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 तक लिया था, समीकरण 3 बोल दो इसको, दिख रहा है ना यहाँ तक, समीकरण 3, ठीक है, अब क्या करेंगे, एक कंडीशन हम लगाते हैं, कंडीशन ये है कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, याद होगा आपको, यदि u बराबर हम इंफिनिटी ले लें, तो v बराबर क्या हो जाता है, फोकस पर, रखिए यहाँ पे, u की जगह पे अनंत रखेंगे तो v प्रतिबिंब कहाँ, v का मतलब क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की जगह पे फोकस हो जाएगा, 1 बाई एफ माइनस 1 अपान इंफिनिटी, 1 बटे अनंत, किसी भी संख्या में अनंत से भाग करते हैं तो वो जीरो आता है, तो माइनस जीरो हो जाएगा, तो जीरो को नहीं लिख रहे हैं, बराबर क्या बचेगा, n2 माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान 2, ठीक है,
अब अगर अ, ये प्रूव करना था शायद, ये हमें सिद्ध करना था, कंडीशन लगा दी हमने, हो गया, ये हो गया आपका सिद्ध। अब आगे क्या कह रहा है? ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, अगर ना समझ में आया हो तो फिगर में थोड़ी-सी मुझे लगता है आप लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन फिगर में ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा। अब अगला पार्ट देखते हैं। यह भी दर्शाइए कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले ये जब वायु में रखी होती है तभी ऋणात्मक होती है, या फिर कब ऋणात्मक होगी ये भी मैं आगे क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल लेंस के लिए, पहले अवतल लेंस मैं बना दूँ। ये हो गया अवतल लेंस आपका। ठीक है, अगर वस्तु यहाँ पे रखी है ना, वस्तु यहाँ पे रखी है, तो ये वाली डायरेक्शन यहाँ से आपतित किरण ऐसे जाएगी, ये वाली डायरेक्शन प्लस होगी, ये वाली डायरेक्शन माइनस। तो जो इसकी त्रिज्या है R1, ये इधर की तरफ है, तो R1 क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। और ये है जो R2, ये तो इधर नापी जाएगी, इधर कहीं पे होगा R2, तो R2 क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक। R1 ऋणात्मक होगा, R2 धनात्मक होगा। ये बात क्लियर है? यहाँ से अगर हमने वस्तु को यहाँ पे रखा है। अब N2 क्या है? N2 है लेंस का अपवर्तनांक। वायु का एक होता है अपवर्तनांक, और बाकी अगर किसी और माध्यम का हम जाएंगे, किसी माध्यम के कांच का ले लें, जल का ले लें, हीरे का ले लें, कोई भी, तो एक से अधिक ही होता है ना, इतना तो मालूम होगा। तो ये वैल्यू देखो, N2 की वैल्यू एक से बड़ी है, -1, एक से बड़ी संख्या में से जब एक घटाएंगे तो N2 माइनस N1 क्या आएगा? ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, आपको ऐसे ही रीजनिंग लगा के दिखाना है, शो करना है, दर्शाना है। N2 हमेशा एक से बड़ा होगा, और एक से बड़ी संख्या में से एक घटाएंगे तो वो हमेशा धनात्मक आएगा, कितना आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन धनात्मक आएगा इस बात की गारंटी है। R1 क्या है? निगेटिव, यहाँ पे माइनस में रखा, और R2 पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस में। तो माइनस, ये वाली वैल्यू माइनस, और ये पहले से माइनस है, तो माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा। बताओ, R1 निगेटिव है, जो भी वैल्यू होगी, मान लो 10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये, तो -1/10 करोगे, फिर -1/10, तो -1/10, -1/10, -2/10, ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, यानी कि 1/R1 -1/R2 ये रहने वाली है हमेशा ऋणात्मक। ऋणात्मक। अब ये वैल्यू धनात्मक, ये वैल्यू ऋणात्मक, दोनों के अंदर क्या चिन्ह है? मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो 1/f इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या थी? प्लस, और इंटू ये वैल्यू क्या आ रही है हमेशा? माइनस। तो ओवरऑल प्लस इंटू माइनस 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? निगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। और यही हमें अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती है। अगर कोई ऐसा माध्यम ले लें हम, कोई ऐसा माध्यम ले लें जिसके लिए N2 की वैल्यू क्या हो जाए? अ, अभी हमने यहाँ पे वायु लिया था ना, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से N2 माइनस N1। अगर ये जो प्रकाश है ना, यहाँ पे जो ये माध्यम है N1 जिसका अपवर्तनांक है, अगर ये कोई ऐसा माध्यम ले लिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, यानी कि निगेटिव वाली वैल्यू, आ गया ये निगेटिव वाली वैल्यू N1, तो ये छोटी हो जाएगी, ये ज्यादा, तो निगेटिव वाली वैल्यू अगर बड़ी हो जाएगी तो ओवरऑल ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। फिर निगेटिव इंटू निगेटिव, ये तो निगेटिव ही रहेगी हमेशा अवतल लेंस के लिए, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो सकती है फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हम ऋणात्मक तो पढ़ते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है, वो स्पेशल कंडीशन कि जब ये जो वैल्यू N2 N1 से बड़ा हो तभी के लिए सही है। अगर N2 छोटा हो गया N1 से, तो अवतल लेंस की भी फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर ये सेट खत्म होता है, सेट 5 खत्म हो गया है। अभी 2025 के 2 सेट बचे हुए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।